हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर है वो चल रहा है मराठा स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जिसमें हम शिवाजी से हमने स्टार्ट किया था और उसमें फिर हमने उसके उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन किया और आज हम ताराबाई के संघर्ष के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो ताराबाई का संघर्ष औरंगजेब के साथ कैसे रहता है, ताराबाई एक महिला होते हुए किस प्रकार उनका सामना करती है, ताराबाई किस निपुणता से इस शासन व्यवस्था को संभालती है, लेकिन बाद में किस प्रकार मुगल अपनी चालों के द्वारा इसे परास्त करवा देते हैं। तो इन सारी बातों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है ताराबाई का प्रभुत्व। ताराबाई का प्रभुत्व हमको पढ़ना है। आप लोगों को मालूम है और आप लोगों को मैंने बताया था कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी होती है वो क्या संभाल लेती है, सत्ता को संभाल लेती है। ये कौन थी? ये राजा राम की विधवा थी, ठीक है। उसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। तो इसका बेटा था, बेटे का नाम क्या था? शिवाजी था। शिवाजी कौन सा? सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एक शिवाजी के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, ये केवल उस समय कितने साल का था? 3 साल का था। तो स्वाभाविक है, शासन तो चला नहीं सकता 3 साल का बच्चा। 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है? वो खुद ही नहीं चल सकता सही से। तो इसलिए उसको गद्दी पर बिठाकर ताराबाई क्या बन गई? उसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई ने क्या किया? शिवाजी सेकंड को गद्दी पर तो बिठा दिया और खुद क्या बन गई? खुद इसकी संरक्षिका बन गई। संरक्षिका मतलब जानते हो, उसको संरक्षण देने वाली, ठीक है। सारे काम ये करेगी, केवल नाम उसका होगा। तो इन्होंने संरक्षिका बनने के बाद औरंगजेब के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए उन क्षेत्रों पर धावा बोला जहां पर मुगलों की स्थिति ठीक नहीं थी और जनता भी विद्रोह कर रही थी। तो कौन कौन सी जगह थी वो? एक तो था सिरंज, क्या नाम था? सिरंज था। दूसरा क्या था? मंदसौर था। तीसरा क्या था? मालवा था। तो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए इसके द्वारा अपनी जो सेनाएं हैं वो भेज दी जाती है, ठीक है। सैनिक टुकड़ियां रवाना की गई। सैनिक टुकड़ियां रवाना की गई, ठीक है। सिरोंज, मंदसौर, मालवा, इन क्षेत्रों पर क्या? सैनिक टुकड़ियां। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए फिर आगे क्या होता है। आगे मराठों ने जो मुगलों के शिविर लगे हुए थे, जो मुगलों के शिविर लगे हुए थे जगह जगह पर, उन जगहों पर जाकर उन्होंने क्या की? लूट मार करना शुरू कर दिया। क्या किया? लूट मार करना शुरू कर दिया। पहले से वो लोग लूट मार कर रहे थे, लेकिन इससे क्या हो गए? वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि उनकी जो रसद सामग्री थी, उनकी जो रसद सामग्री थी उसको लूट लिया जाता था। उसको क्या कर लिया जाता था? उसको लूट लिया जाता था। इस कारण उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी और जो मराठों के जो गांव थे, महाराष्ट्र के आसपास के गांव थे, वो इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। इसलिए इस लूट मार से ये क्या हो गए? क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। अब मराठे जो हैं वो गुजरात, ठीक है, गुजरात और मालवा तक, यानी कि इतनी दूर दूर तक ये क्या करने लगे? लूट मार करने लगे। गुजरात तक जाने लगे, मालवा तक जाने लगे। पहले केवल अपने क्षेत्रों तक सीमित थे, लेकिन कहते हैं ना, आपने कोई काम एक बार कर लिया, उसको टोका नहीं तो फिर इसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। तो ऐसे ही अब जो मराठे थे वो गुजरात और मालवा तक लूट मार करने जाने लगे, ठीक है। इन्होंने जो पश्चिमी तट हैं, ठीक है, गुजरात वाले जो इलाके हैं, पश्चिमी जो तट हैं, वहां पे क्या किया? पश्चिमी तट पर इन क्षेत्रों में कौन सा? बुरहानपुर हुआ, सूरत हुआ, बड़ौच हुआ, ठीक है, आदि को लूटना शुरू कर दिया। ये जो क्षेत्र पड़ते हैं जो कि उस समय मुगलों के अधीन थे, इनको क्या किया?
लूटना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब जो था, जब इसको ये समाचार मिलता कि आज गुजरात लूट लिया, आज मालवा लूट लिया, आज बुरहानपुर लूट लिया, सूरत लूट लिया, आज बड़ौद लूट लिया, तो इन सब से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। इन सब से उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। और औरंगजेब मराठों के सामने क्या हो गया, बेबस हो गया और क्या हो गया, लाचार हो गया। वो सेनाएं भेज रहा था लगातार, लेकिन सेनाएं कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। और कभी अपनी जो पगड़ी है वो उतार कर फेंकता। गुस्सा उसको आता था, कहता था कि जब मैं जवान था तो मेरे सामने ये लोग बातें नहीं करते थे, और जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो आज ये हालत हो गई कि जो हमारे क्षेत्र है उन पर लूटमार मचाई जा रही है। तो ये अपनी पगड़ी मारता, अपने सर को मारता था और अपने होठों को काटता। ठीक है, ये सारी काम क्रोध में करता था। ठीक है, तो लेकिन वो इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था। मानते हो ना, बूढ़ा हो चुका था। अब देखिए, एक राजा के लिए ये सबसे ज़्यादा कठिनाई भरी बात होती है। ठीक है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। उसका प्रभाव क्या पड़ता है, कम पड़ जाता है। जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा प्रभाव भी क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। यही जो स्थिति है वो औरंगजेब के साथ हुई थी। और इन्हीं विफलताओं के कारण, इन्हीं विफलताओं के बारे में वो सोचता रहता था, और उसकी मृत्यु फरवरी 1707 में हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो फरवरी 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। आप देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि संभाजी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है उसको जेल में बंद कर रखा था। क्या नाम था, साहू। तो साहू को अब क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, छत्रपति साहू। ठीक है, क्या नाम, छत्रपति साहू, जो कि 1707 से लेके और 1749 तक, 1707 से लेके और 1749 तक शासन करता है। अब देखिए हुआ क्या था, ये मुगलों के शिविर में बंद था। जब ये छोटा था तभी इसको उठाकर ले गए थे। कितने वर्ष का था, केवल 7 वर्ष का, केवल 7 वर्ष का था ये उस समय। आप देखिए बाद में होता क्या है, इसको मुगल शिविर में ले जाया जाता है जब ये मात्र 7 साल का था। और ये मुगलों की कैद में 17.5 वर्ष रहता है। कितने वर्ष रहता है, 17.5 वर्ष रहता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुगलों की कैद में रहने वाला, सबसे ज़्यादा समय तक मुगलों की कैद में रहने वाला छत्रपति कौन सा था, कौन सा मराठा छत्रपति था, तो वो साहू था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 17.5 वर्ष कहाँ रहा, मुगलों की कैद में रहा, मुगलों की कैद में रहा। ठीक है, अब देखिए, जब ये मुगलों की कैद में था तो औरंगजेब क्या चाहता था कि जब ये थोड़ा समझदार हो जाएगा तो इसको क्या बना देंगे, इसको मुसलमान बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की एक बेटी थी। बेटी का नाम क्या था, बेटी का नाम था जीनत-उन-निसा। क्या नाम था, जीनत-उन-निसा था। तो जब ये गया था यहाँ से तब ये केवल 7 साल का था, और वो इसके साथ क्या करती थी, खेला कूदा करती थी। उम्र में ज़्यादा थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इसके साथ वो खेला कूदा करती थी। जब उसे अपने पिताजी के मंसूबों का पता चला कि मेरे पिता जो हैं इसको क्या बनाना चाहते हैं, मुसलमान बनाना चाहते हैं, तो उसने मना कर दिया कि तुम ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, औरंगजेब जो था, देखिए अब किसने ये बात के लिए मना किया था, जीनत-उन-निसा ने ये बात के लिए अपने बाप को मना कर दिया था। ठीक है, और जीनत-उन-निसा ने उससे कहा था कि अगर तुमने इसको मुसलमान बना दिया तो ध्यान कर लेना, मैं इसको वापस से हिंदू बना दूंगी, और हो सकता है मैं खुद हिंदू बन जाऊं।
तो इसका बाप इस बात से डर गया, उसने कहा ठीक है भाड़ में जाओ तुम दोनों। तो जीन तुन्निसा ने क्या किया था, इसकी कैद के दौरान देखभाल की थी। क्या की थी? कैद के दौरान देखभाल की थी। किसने? जीन तुन्निसा ने। और जेल में ही इसने हिंदी और मराठी सीखी थी। हिंदी और मराठी सीखी थी। और स्वाभाविक है तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब किसने सिखा दी इसको जेल के अंदर मराठी। तो जब ये बंद था मुगल शिविर में तो इसके साथ बहुत सारे सरदार भी बंद थे, ठीक है, इसकी माँ भी बंद थी और बहुत सारे सरदार थे। तो उन्हीं से इसने हिंदी और मराठी सीखी। इसके अलावा इसने घुड़सवारी भी वहीं से सीखी। घुड़सवारी और तलवारबाजी भी वहीं से सीखी। तो ये काम भी इसने मुगल शिविर के दौरान रहते हुए सीखे थे। क्वेश्चन आ सकता है कि किस शासक के द्वारा मुगल शिविर के अंदर घुड़सवारी, तलवारबाजी, हिंदी, मराठी सीखी गई। अब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होगा, हर कोई सोचेगा कि मुगल शिविर या मुगल शिविर की जेल के अंदर कौन सीख सकता है, तो वो साहू था। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादा आजम को तो दक्षिण में नियुक्त कर रखा था औरंगजेब ने, और मुअज्जम जो था वो उत्तर में नियुक्त था। तो इनके बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। और उत्तराधिकार के युद्ध में शहजादा आजम जो था वो साहू को, इसकी माता को और सरदारों को अपने साथ में लेकर आता है। इसलिए लेकर आता है क्योंकि इनके साथ मराठाओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी। सोचा कि क्या पता मराठे इस युद्ध में किसका सहयोग करें, उत्तराधिकार के युद्ध में किसका सहयोग करें, इसलिए इनको मोहरा बनाया जा सकता है, इसलिए वो इसको साथ लेकर आते हैं। लेकिन मराठों ने इस उत्तराधिकार के युद्ध में उस समय तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे ताराबाई जो थी वो शासन कर रही थी, ठीक है, और वो सपने देख रही थी कि मैं मेरे बेटे शिवाजी सेकंड को क्या बनाऊंगी, राजा बनाऊंगी, ठीक है। अब इनका सेनापति कौन था, मैंने पहले भी बताया था, जुल्फिकार खान था। कौन था? जुल्फिकार खान था। और जुल्फिकार खान ने क्या किया, शहजादा आजम को एक सलाह दी कि ऐसा करो तुम साहू को छोड़ दो। तो शहजादा आजम ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे बाप ने इसको 17.5 साल जेल में बंद करके रखा है और तुम बोल रहे हो छोड़ दो। उसने कहा हाँ इसे छोड़ दो, ठीक है। उसने कहा शहजादा आलम ने बताओ क्या फ़ायदा हुआ इससे, तो बोले बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसको जेल से, इसको यहाँ से छोड़ दे ही ये भाग के कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। उसने कहा जाएगा तो सही, वहाँ किसका शासन है, वहाँ ताराबाई का शासन है, ताराबाई इसकी चाची लगती थी। ये जाते ही कहेगा भाई अब बहुत टाइम हो गया तुमको, खाली करो। क्यों खाली करो? क्योंकि इसके बाप का शासन था। और वो मना करेगी तो संघर्ष होगा तो हमको मजा आएगा, और हम यही चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहें। तो शहजादा आलम के भी दिमाग में बात बैठ गई। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे भी अपने कोई काम का नहीं, इतने साल रोटी खिला दी, अगर नमक का कर्ज चुकाएगा तो 17.5 साल का ऐसे ही चुका देगा। तो जुल्फिकार खान के कहने पर साहू को क्या किया, छोड़ दिया। साहू को छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? मई 1707 में छोड़ दिया, ठीक है। मई 1707 में साहू को 17.5 साल के बाद आज़ाद कर दिया गया। अब जैसे ही इसको आज़ाद किया, ये बात महाराष्ट्र में पहुंच गई। ये जो बात थी वो महाराष्ट्र में पहुंच गई कि साहू जो है वो स्वतंत्र होकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की जो जनता है वो स्वागत की तैयारी करना शुरू कर देती है, और स्वागत की तैयारी करना जब शुरू कर देती है तो होता क्या है, अब देखिए जनता होती है, जनता के प्रति सहानुभूति बहुत ज़्यादा होती है। तो जब 17.5 साल के बाद ये गया तो लोगों ने सोचा देखो बेचारा 17.5 साल जेल में रह के आया होगा, मुसलमानों ने कितना परेशान किया होगा वगैरह वगैरह, छोटा सा था जब ये गया था। तो ऐसी बातें करके जो महिलाएं हैं वो रोने लगती हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो साहू के प्रति आश्रित करती हैं। तो ये जो मोमेंट था वो साहू के लिए क्या था, फायदेमंद था। तो बहुत सारे जो सरदार हैं वो जाके साहू से मिल जाते हैं, बोलते देख तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे,
ठीक है, था तो नहीं लेकिन बोलते हैं। अब साहू की तरफ मांगे मिल गई। साहू ने चाची को कहा कि चाची बहुत टाइम हो गया तुमको, ठीक है, शासन व्यवस्था चलाते चलाते अब तुम क्या करो, शासन छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जो बाप था वो निकम्मा था, ठीक है, उसकी जैसे तुम निकम्मे हो। ये जो शासनकाल है ये राजा राम का है। राजा राम ने इसका संशय किया, इसको बनाया। जब तक मेरा पुत्र बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इस शासन को नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, ताराबाई ने धनाजी यादव को कहा कि जाओ और इसको जाके रोक लो, ठीक है। लेकिन धनाजी यादव जो था वो जाके मिल गया। क्या हुआ, धनाजी यादव जो होता है वो जाके साहू से मिल जाता है, ठीक है। और बाद में इनके बीच में युद्ध हुआ नवंबर 1707 में। कहाँ युद्ध हुआ, खेड़ नामक जगह पड़ती है। जब आप लोग महाराष्ट्र के अंदर जाओगे, खेड़ नामक जगह पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर ताराबाई का नेतृत्व कर रहा था परशुराम पंत। ये युद्ध में हार गया और हारने के बाद इसने बहुत तगड़ी रेस लगाई और ये भाग गया, ठीक है। इस प्रकार साहू का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और एक और जगह पे सेना हारी थी, सतारा में, ठीक है, ये भी याद रखना। 2 जगह हारे थे, सतारा में और खेड़ में। 22 जनवरी 1708 को इसने क्या कर लिया, अपना राज्याभिषेक जो है वो कर लेता है, ठीक है। कब कर लेता है, तो 22 जनवरी 1708 को कर लेता है। कहाँ कर लेता है, तो सतारा में कर लेता है, ठीक है। सतारा में इसने अपना क्या कर लिया, राज्य अभिषेक कर लिया। बात समझ में आई। अब देखिए, वहां से ताराबाई क्या करती है, अपने बेटे को लेके भाग जाती है। कहाँ भाग जाती है, पन्हाला दुर्ग भाग जाती है। लेकिन साहू पीछे से पहुंच जाता है, फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में इनका जो सेनापति था मराठों का चंद्रसेन, इसकी कृपा दृष्टि हो जाती है और ये वापस आके बस जाती है पन्हाला में, ठीक है। अब देखिए, साहू जो था वो मुगल शिविर में पड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था। इसलिए ये जो था अंतिम मराठा छत्रपति था जिसने शक्तियों का वास्तविक इस्तेमाल किया था। क्या किया था, जिसने शक्तियों का वास्तविक इस्तेमाल किया था। ऐसा करने वाला ये अंतिम मराठा छत्रपति होता है। आप कहोगे कैसे साहब, हमारे समझ में नहीं आया। समझने का मतलब ये है कि इसके बाद एक पद आएगा। क्या पद आएगा, पेशवा। और पेशवा ही वास्तविक जो शक्ति हैं उनका क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसलिए ही मैंने आपको यहाँ बताया है कि अंतिम मराठा छत्रपति था जिसने शक्तियों का वास्तविक क्या किया था, इस्तेमाल किया था। बात समझ में आई आप लोगों के, मिटाएं इसको। अब आगे देखिए, पेशवा किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एक छोटा सा शब्द मैंने यहाँ लिखा है, वो क्या है, पेशवा। देखिए, पेशवाओं का उत्थान क्यों हुआ, क्या कारण थे, इस बारे में विस्तृत जानकारी किताब में दे रखी है, लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझाऊंगा। पेशवा, देखिए, साहू जो था वो आराम पसंद आदमी था, उसे युद्ध नहीं करने थे। लेकिन उसके सामने सबसे ज़्यादा समस्या थी, वो थी ताराबाई। ताराबाई और उसका बेटा जो था, कौन, शिवाजी सेकंड, वो उत्तराधिकार की चुनौती साहू को दे रहा था। तो साहू ऐसा चाहता था कि कोई ऐसा आए बीच में जो मैं सर्वोच्च सत्ता पर बैठा रहूं और नीचे के मामले, शांति व्यवस्था, प्रशासन वो संभाल ले। और ऐसे ही निश्चित समय में पेशवाओं को उभरने का मौका मिल गया। पेशवा कौन थे, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्रम से बताऊंगा कि ये पेशवा थे। लेकिन उत्थान के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनका जन्म क्यों हुआ, क्या क्या परिस्थितियां रही, समझना। पहला कारण यही था कि जिस समय साहू सत्ता पर आया था, साहू सत्ता पर तो बैठ गया, लेकिन उसे उत्तराधिकारी की चुनौती जो है वो ताराबाई लगातार फेस कर रही थी, ठीक है। साहू को
उत्तराधिकार की चुनौती, उत्तराधिकार की चुनौती ताराबाई से मिल रही थी। ताराबाई से मिल रही थी, ठीक है। क्यों मिल रही थी कि अभी शिवाजी जो सेकंड था, शिवाजी जो सेकंड था वो अभी सत्ता पर बैठा हुआ था। सत्ता का मतलब होता है सत्ता के इंतजार में बैठा हुआ था, इसलिए ये चाहता था कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो शांति व्यवस्था को संभाल ले और मैं सत्ता के शीर्ष पद पर बैठा रहूं। एक लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक ये था कि उस समय साहू के सेकंड जो मराठा साम्राज्य है, उस समय क्या हुआ, जो महाराष्ट्र है उसकी स्थिति क्या हुई, ज़्यादा खराब हो गई। और जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो लोग चाहते थे कि इन समस्याओं को सुलझाने वाला आ जाए, इन समस्याओं को कोई सुलझाने वाला आ जाए, क्योंकि साहू के बस का ये काम नहीं था। वो अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुका था। क्यों? क्योंकि 17.5 साल वो एक मुगल शिविर में रहा जहां वो बहुत कुछ नहीं सीख पाया। इसलिए एक चित्पावन ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन समस्याओं को सुलझाने में सहयोग दिया साहू को। तो वो लोग क्या हुए, ऊपर उठ के आ गए और लोगों को लगा कि यार ये सब कुछ आगे जाके कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो लॉजिक था वो ये था कि साहू के प्रति लोगों का विश्वास आस्था जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। और लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मराठाओं को वापस से गौरवान्वित कर सके, मराठाओं को वापस से उठा सके और मराठाओं का एक बहुत बड़ा साम्राज्य पुनः स्थापित कर सके। तो लोगों की उम्मीदों पर भी उतरना बेहद जरूरी था, जिस पर साहू जो है वो नहीं उतर सकता था, ठीक है। इसके अलावा एक कारण जो है वो ये भी था कि इस परिवार के मध्य जो चलने वाला संघर्ष है उसका क्या हो जाए, समाधान हो जाए और कोई ऐसी शक्ति आए जहाँ पर समानता हो, सभी को समान अधिकार मिले। जैसे मराठा थे, पेशवा थे, ठीक है। तो मराठा थे, पेशवा थे, होलकर थे, सिंधिया थे, इन सभी को शक्ति में समान सहयोग मिल सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था की भी जरूरत थी। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो कौन प्रदान कर सकते थे, तो वो पेशवा प्रदान कर सकते थे। इसलिए पेशवा जो है वो ऊपर उठ के आए और इसी मैंने लिखा था कि जो साहू है वो अंतिम छत्रपति होता है जिसने अपनी पावर का वास्तविक इस्तेमाल किया था, वरना इसके बाद जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ रही थी। अब यहाँ से जो आगे की बातें आएंगी वो क्या आएंगी, पेशवाओं के बारे में। सब पेशवाओं के बारे में बताइए, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें पेशवाओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।